जेफरी प्रेस्टन बेजोस जोरगेनसेन, जन्म 12 जनवरी 1964, एक अमेरिकी व्यवसायी, मीडिया मालिक और निवेशक हैं। वह दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी अमेज़न के संस्थापक, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हैं। जनवरी 2024 तक लगभग 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स और फोर्ब्स दोनों के अनुसार वह 2017 से 2021 तक सबसे अमीर थे। बेजोस का जन्म अल्बुकर्क में हुआ और उनका पालन पोषण ह्यूस्टन और मियामी में हुआ। उन्होंने 1986 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1986 से 1994 की शुरुआत तक वॉल स्ट्रीट पर विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में काम किया। बेजोस ने 1994 के मध्य में न्यूयॉर्क शहर से सिएटल तक की सड़क यात्रा पर अमेज़न की स्थापना की। कंपनी की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई और तब से इसने वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई अन्य ई-कॉमर्स उत्पादों और सेवाओं तक विस्तार किया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बिक्री कंपनी है, राजस्व के हिसाब से सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है और अपनी अमेज़न वेब सेवा शाखा के माध्यम से वर्चुअल असिस्टेंट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। बेजोस ने 2000 में एरोस्पेस निर्माता और सबऑर्बिटल स्पेसफ्लाइट सेवा कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना की। ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड वाहन 2015 में अंतरिक्ष में पहुंचा और उसके बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आया। उन्होंने 2021 में ब्लू ओरिजिन NS-16 पर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उन्होंने 2013 में प्रमुख अमेरिकी समाचार पत्र द वाशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन में खरीदा और अपनी उद्यम पूंजी फर्म बेजोस एक्सपीडिशन के माध्यम से कई अन्य निवेशों का प्रबंधन किया। सितंबर 2021 में बेजोस ने मेल.ru के संस्थापक यूरी मिलनर के साथ अल्टोस लैब्स की सहस्थापना की। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स पर पहले सेंटी-बिलियनियर और 1999 में बिल गेट्स के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे बेजोस को जुलाई 2018 में उनकी कुल संपत्ति $150 बिलियन तक बढ़ने के बाद आधुनिक इतिहास का सबसे अमीर आदमी नामित किया गया था। फोर्ब्स के मुताबिक अगस्त 2020 में उनकी कुल संपत्ति $200 बिलियन से अधिक थी। 5 जुलाई 2021 को बेजोस ने अमेज़न के सीईओ और अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका संभाली। अमेज़न वेब सर्विसेज के सीईओ एंडी जेसी ने अमेज़न के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में बेजोस का स्थान लिया। अक्टूबर 2023 में फोर्ब्स 400 की सबसे धनी अमेरिकियों की सूची में उन्हें $161 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। जेफरी प्रेस्टन जोरगेनसन का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था, जैकलिन नी गिसे और टेड जोरगेनसन के बेटे के रूप में। 8 जेफ के जन्म के समय उनकी मां 17 वर्षीय हाई स्कूल छात्रा थीं और उनके पिता 19 वर्ष के थे। जोरगेनसन एक डेनिश अमेरिकी साइकिल चालक थे जिनका जन्म शिकागो में बैप्टिस्ट परिवार में हुआ था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैकलीन अपने बच्चे को अपने साथ लेकर नाइट स्कूल में गईं। जेफ जब 2 साल का था तब उसने अल्बुकर्क के एक मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाई की। टेड जोरगेनसन शराब पीते थे और आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे। जैकलिन ने अपने पति को छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए जून 1965 में तलाक के लिए अर्जी दायर की, जब जेफ 17 महीने का था। उनके माता-पिता के तलाक के बाद उनकी मां ने अप्रैल 1968 में क्यूबा के आप्रवासी मिगुएल माइक बेजोस से शादी की। शादी के कुछ समय बाद माइक ने 4 वर्षीय जेफ को गोद लिया,
जिसका उपनाम तब कानूनी तौर पर जोर्गेनसन से बदलकर बेजोस कर दिया गया था, जिसे उनके पति और उनके बेटे ने क्षेत्र छोड़ दिया और जोर्गेनसन से संपर्क बंद करने के लिए कहा, जिस पर वह सहमत हो गए। माइक द्वारा न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास चला गया ताकि वह एक्सॉन के लिए एक इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर सके। जेफ ने चौथी से छठी कक्षा तक ह्यूस्टन के रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। जेफ के नाना लॉरेंस प्रेस्टन गिसे थे, जो अल्बुकर्क में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग (एसी) के क्षेत्रीय निदेशक थे। लॉरेंस जल्दी सेवानिवृत्त होकर टेक्सास के कोटुल्ला के पास अपने परिवार के खेत में चले गए, जहां जेफ ने अपनी युवावस्था में कई गर्मियां बिताईं। जेफ ने बाद में इस खेत को खरीद लिया और इसका विस्तार 25,000 एकड़ 10,117 हेक्टेयर से 3 लाख एकड़ 1,21,406 हेक्टेयर तक कर दिया। जेफ ने वैज्ञानिक रुचियों और तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया और एक बार अपने छोटे भाई बहनों को अपने कमरे से दूर रखने के लिए एक इलेक्ट्रिक अलार्म लगाया। परिवार मियामी, फ्लोरिडा चला गया, जहां जेफ ने मियामी पाल्मेटो हाई स्कूल में पढ़ाई की। जब जेफ हाई स्कूल में थे, तब उन्होंने ब्रेकफास्ट शिफ्ट के दौरान मैकडॉनल्ड्स में शॉर्ट ऑर्डर लाइन कुक के रूप में काम किया। बेजोस ने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में छात्र विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। वह हाई स्कूल वैलेडिक्टोरियन, नेशनल मेरिट स्कॉलर और 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड विजेता थे। अपने स्नातक भाषण में बेजोस ने दर्शकों से कहा कि उन्होंने उस दिन का सपना देखा था जब मानव जाति अंतरिक्ष का उपनिवेश करेगी। एक स्थानीय समाचार पत्र ने उनके इरादे को उद्धृत किया, सभी लोगों को पृथ्वी से हटाकर इसे एक विशाल राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील होते देखना। 1982 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद बेजोस ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने शुरुआत में भौतिकी में पढ़ाई की, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान की ओर रुख कर लिया। बेजोस क्वाड्रेंगल क्लब के सदस्य थे, जो प्रिंसटन के 11 खाने वाले क्लबों में से एक था। इसके अलावा वह स्टूडेंट्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस (SEDS) के प्रिंसटन चैप्टर के अध्यक्ष थे। उनके पास 4.2 GPA था और उन्हें फी बेटा कप्पा और ताऊ बेटा पाई के लिए चुना गया था। बेजोस ने 1986 में प्रिंसटन से इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस (BSc) के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। व्यवसायिक कैरियर, बिजनेस करियर, अर्ली कैरियर का आरंभ। 1986 में बेजोस के कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्हें इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टिंग सहित अन्य में नौकरियों की पेशकश की गई। उन्होंने सबसे पहले फिनटेक दूरसंचार स्टार्टअप फिटेल में काम किया, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का काम सौंपा गया। इसके बाद बेजोस को विकास प्रमुख और ग्राहक सेवा निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। जब वे 1988 से 1990 तक बैंकर्स ट्रस्ट में उत्पाद प्रबंधक बने तो उन्होंने बैंकिंग उद्योग में कदम रखा। इसके बाद वे डी शॉ एंड कंपनी में शामिल हो गए, जो 1990 से 1994 तक गणितीय मॉडलिंग पर जोर देने वाला एक नवनिर्मित हेज फंड था। बेजोस डी शॉ के चौथे बन गए। 30 वर्ष की आयु तक वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अमेज़न। 1994 के वसंत में बेजोस ने पढ़ा कि वेब का उपयोग प्रति वर्ष 2300% की दर से बढ़ रहा है और अंततः उन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने और उनकी तत्कालीन पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने डी शॉ में अपनी नौकरी छोड़ दी और न्यूयॉर्क से एक क्रॉस कंट्री ड्राइव पर अपनी व्यवसाय योजना लिखने के बाद 5 जुलाई 1994 को वाशिंगटन के बेलेव्यू में एक किराए के गैरेज में अमेज़न की स्थापना की। शहर से सिएटल तक। जब बेजोस शीर्ष पर थे और स्कॉट ने इसके संचालन में एक अभिन्न भूमिका निभाई, चेक लिखना, बही खातों पर नजर रखना और कंपनी के पहले माल ढुलाई अनुबंधों पर बातचीत करना,
इस गैराज संचालित ऑपरेशन के बढ़ने की नींव रखी गई थी। तेजी से सिएटल में बसने से पहले बेजोस ने करों का भुगतान करने से बचने के लिए सैन फ्रांसिस्को के पास एक भारतीय रिजर्वेशन में अपनी कंपनी स्थापित करने की जांच की थी। बेजोस ने शुरुआत में अपनी नई कंपनी का नाम कैडबरा रखा, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी के नाम पर अमेज़न कर दिया, क्योंकि नाम अक्षर ए से शुरू होता है, जो वर्णमाला की शुरुआत में है। उस समय वेबसाइट लिस्टिंग वर्णानुक्रम में होती थी, इसलिए जब ग्राहक ऑनलाइन खोज करते थे तो ए से शुरू होने वाला नाम जल्दी दिखाई देता था। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन किताबों की दुकान बनने की उम्मीद के लिए उपयुक्त माना। उन्होंने अमेज़न में निवेश के रूप में अपने माता पिता से अनुमानित $3 लाख स्वीकार किए। उन्होंने कई शुरुआती निवेशकों को चेतावनी दी कि 70% संभावना है कि अमेज़न विफल हो जाएगा या दिवालिया हो जाएगा। हालांकि अमेज़न मूल रूप से एक ऑनलाइन किताबों की दुकान थी, लेकिन बेजोस ने हमेशा अन्य उत्पादों में विस्तार करने की योजना बनाई थी। बेजोस द्वारा अमेज़न की स्थापना के 3 साल बाद उन्होंने इसे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के साथ सार्वजनिक किया। फॉर्च्यून और बैरोन की आलोचनात्मक रिपोर्टों के जवाब में बेजोस ने कहा कि इंटरनेट का विकास बॉर्डर्स और बार्न्स एंड नोबल जैसे बड़े पुस्तक खुदरा विक्रेताओं की प्रतिस्पर्धा से आगे निकल जाएगा। 1998 में बेजोस ने संगीत और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री में विविधता ला दी और वर्ष के अंत तक उन्होंने कई अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल करने के लिए कंपनी के उत्पादों का विस्तार किया। बेजोस ने कंपनी की 1997 की इक्विटी पेशकश के दौरान जुटाए गए $54 मिलियन का उपयोग छोटे प्रतिस्पर्धियों के आक्रामक अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए किया। 2000 में बेजोस ने बैंकों से $2 बिलियन का उधार लिया, क्योंकि उसकी नकदी शेष घटकर केवल $350 मिलियन रह गई। 2002 में बेजोस ने अमेज़न के नेतृत्व में अमेज़न वेब सेवाएं लॉन्च की, जो मौसम चैनलों और वेबसाइट ट्रैफिक से डेटा संकलित करती थी। 2002 के अंत में अमेज़न के तेजी से खर्च के कारण राजस्व स्थिर होने पर उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। कंपनी के लगभग दिवालिया हो जाने के बाद उन्होंने वितरण केंद्र बंद कर दिए और अमेज़न के 14% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। 2003 में अमेज़न ने वित्तीय अस्थिरता से वापसी की और $400 मिलियन का लाभ कमाया। सत्यापन विफल। नवंबर 2007 में बेजोस ने अमेज़न किंडल लॉन्च किया। 2008 टाइम प्रोफाइल के अनुसार बेजोस एक ऐसा उपकरण बनाना चाहते थे जो वीडियो गेम के अनुभव के समान पढ़ने में फ्लो स्टेट की अनुमति दे। 2013 में बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विसेज की ओर से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के साथ $600 मिलियन का अनुबंध हासिल किया। उसी वर्ष अक्टूबर में अमेज़न को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर के रूप में मान्यता दी गई थी। मई 2016 में बेजोस ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के 10 लाख से कुछ अधिक शेयर $671 मिलियन में बेचे, जो कि उनके द्वारा अमेज़न के कुछ स्टॉक बेचने से जुटाई गई सबसे बड़ी राशि थी। 4 अगस्त 2016 को बेजोस ने अपने अन्य मिलियन शेयर $756.7 मिलियन में बेच दिए। 1 साल बाद बेजोस ने 1,30,000 नए कर्मचारियों को शामिल किया, जब उन्होंने कंपनी के वितरण केंद्रों पर नियुक्तियां बढ़ा दीं। 19 जनवरी 2018 तक उनकी अमेज़न स्टॉक होल्डिंग्स $109 बिलियन से थोड़ा अधिक हो गई थी। महीनों बाद उन्होंने अन्य उद्यमों, विशेष रूप से ब्लू ओरिजिन, के लिए नकदी जुटाने के लिए स्टॉक बेचना शुरू किया। 29 जनवरी 2018 को उन्हें अमेज़न के सुपर बाउल विज्ञापन में दिखाया गया था। 1 फरवरी 2018 को अमेज़न ने $2 बिलियन की तिमाही आय के साथ अपना अब तक का सबसे अधिक लाभ दर्ज किया। चीन में अलीबाबा के विकास के कारण बेजोस ने अक्सर अमेज़न को भारत में विस्तारित करने में रुचि व्यक्त की है।
27 जुलाई 2017 को बेजोस क्षण भर के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए, जब उनकी अनुमानित कुल संपत्ति बढ़कर $90 बिलियन से अधिक हो गई। 24 नवंबर 2017 को उनकी संपत्ति पहली बार $100 बिलियन से अधिक हो गई और 6 मार्च 2018 को फोर्ब्स द्वारा उन्हें $112 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ औपचारिक रूप से दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति नामित किया गया। मार्च 2018 में बेजोस ने अमेज़न के वैश्विक वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल को कंपनी के आपूर्ति श्रृंखला मार्गों में परिचालन को स्थानीय बनाने के लिए $5.5 बिलियन के साथ भारत भेजा। आगामी महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेज़न और बेजोस पर विशेष रूप से बिक्री कर से बचने, डाक मार्गों का दुरुपयोग करने और प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यावसायिक प्रथाओं का आरोप लगाया। राष्ट्रपति की नकारात्मक टिप्पणियों के जवाब में अमेज़न के शेयर की कीमत 9% गिर गई। इससे बेजोस की निजी संपत्ति $10.7 अरब कम हो गई। हफ्तों बाद बेजोस ने अपने नुकसान की भरपाई की जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की अकादमिक रिपोर्टों ने संकेत दिया कि ट्रंप किसी भी सार्थक तरीके से अमेज़न को विनियमित करने के लिए बहुत कम कर सकते हैं। जुलाई 2018 के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने बेजोस से अमेज़न के फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी। अमेज़न की व्यावसायिक प्रथाओं की आलोचना सितंबर 2018 में जारी रही, जब सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने स्टॉप बैड एम्प्लॉयर्स बाय जीरोइंग आउट सब्सिडी स्टॉप बेजोस अधिनियम पेश किया और अमेज़न पर कॉरपोरेट कल्याण प्राप्त करने का आरोप लगाया। इसके बाद गैर लाभकारी समूह न्यू फूड इकोनॉमी के खुलासे हुए, जिसमें पाया गया कि एरिज़ोना में अमेज़न के 1/3 कर्मचारी और पेंसिल्वेनिया और ओहियो में अमेज़न के 10वें कर्मचारी खाद्य टिकटों पर निर्भर थे। बिल पेश करने की तैयारी करते समय सैंडर्स ने कहा, मंगल ग्रह का पता लगाने या चंद्रमा पर जाने का प्रयास करने के बजाय जेफ बेजोस अपने कर्मचारियों को जीवित मजदूरी का भुगतान कैसे करेंगे। उन्होंने बाद में कहा, बेजोस एक गहरी भूमिका निभा सकते हैं। अगर उन्होंने आज कहा, अमेज़न में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को जीवित वेतन से कम नहीं मिलेगा, तो यह अमेरिका के हर निगम को एक संदेश भेजेगा। सैंडर्स के प्रयासों को अमेज़न से प्रतिक्रिया मिली, जिसने 2017 में सृजित 1,30,000 नौकरियों की ओर इशारा किया और अपने औसत वेतन के लिए $28,446 के आंकड़े को भ्रामक कहा, क्योंकि इसमें अंशकालिक कर्मचारी भी शामिल थे। हालांकि सैंडर्स ने प्रतिवाद किया कि उनके प्रस्ताव द्वारा लक्षित कंपनियों ने लाभदायित्वों से बचने के लिए अंशकालिक श्रमिकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। 2 अक्टूबर 2018 को बेजोस ने कंपनी व्यापी वेतन वृद्धि की घोषणा की, जिसकी सैंडर्स ने सराहना की। 80 जिन अमेरिकी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा था, उसे बढ़ाकर $15 प्रति घंटा कर दिया गया। इस निर्णय को $15 के लिए लड़ाई आंदोलन के समर्थन के रूप में समझा गया। फरवरी 2021 में बेजोस ने घोषणा की कि 2021 की तीसरी तिमाही में वह अमेज़न बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए अमेज़न के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका से हट जाएंगे। उनके बाद एंडी जेसी सीईओ बने। 2 फरवरी 2021 को बेजोस ने अमेज़न के सभी कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्हें बताया गया कि परिवर्तन से उन्हें समय और ऊर्जा उन्हें जरूरत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिलेगी। पहला दिन फंड बेजोस अर्थ फंड, ब्लू ओरिजिन, द वाशिंगटन पोस्ट और उनके अन्य जुनून। ब्लू ओरिजिन नीला मूल। सितंबर 2000 में बेजोस ने एक मानव अंतरिक्ष उड़ान स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन की स्थापना की। बेजोस ने लंबे समय से अंतरिक्ष यात्रा और सौर मंडल में मानव जीवन के विकास में रुचि व्यक्त की है। उनके 1982 हाई स्कूल वैलेडिक्टोरियन सीनियर ग्रेजुएशन भाषण के बाद मियामी हेराल्ड साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्होंने कक्षा में रहने वाले मनुष्यों के लिए होटल, मनोरंजन पार्क और कॉलोनियां बनाने और विकसित करने में रुचि व्यक्त की।
18 वर्षीय बेजोस ने कहा कि वह संसाधनों की कमी के माध्यम से पृथ्वी को अति प्रयोग से बचाना चाहते हैं। रॉब मेयरसन ने 2003 से 2017 तक ब्लू ओरिजिन का नेतृत्व किया और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपनी स्थापना के बाद ब्लू ओरिजिन ने 2006 तक एक लो प्रोफाइल बनाए रखा जब उसने एक लॉन्च और परीक्षण सुविधा के लिए पश्चिम टेक्सास में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा। 2000 के दशक के अंत में कंपनी द्वारा जनता का ध्यान आकर्षित करने के बाद बेजोस ने अतिरिक्त रूप से मनुष्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने के साथ साथ अलौकिक यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने में भी अपनी रुचि दिखाई। 92 सितंबर 2011 में कंपनी का एक गैरचालक प्रोटोटाइप वाहन एक शॉर्ट हॉप परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि दुर्घटना को एक झटके के रूप में देखा गया था। समाचार आउटलेट्स ने नोट किया कि कंपनी अंतरिक्ष उड़ान को आगे बढ़ाने में अपनी स्थापना से लेकर अब तक कितनी दूर चली गई है। दुर्घटना के बाद बेजोस अंधविश्वासी रूप से सभी रॉकेट प्रक्षेपणों में अपने भाग्यशाली टेक्सास काउबॉय जूते पहन रहे हैं। मई 2013 में बेजोस ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान के अवसरों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वर्जिन गैलेक्टिक के अध्यक्ष रिचर्ड ब्रैंसन से मुलाकात की। उनकी तुलना ब्रैंसन और एलोन मस्क से की गई है क्योंकि ये तीनों अरबपति हैं जो अपने व्यावसायिक हितों के बीच अंतरिक्ष उड़ान को प्राथमिकता देते हैं। 2015 में बेजोस ने घोषणा की कि एक नया कक्षीय प्रक्षेपण यान विकासाधीन था और 2010 के अंत में अपनी पहली उड़ान भरेगा। बाद में नवंबर में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उड़ान भरी और पश्चिम टेक्सास में प्रक्षेपण स्थल पर ऊर्ध्वाधर लैंडिंग करने से पहले 3,29,839 फीट 100.5 किलोमीटर की अपनी नियोजित परीक्षण ऊंचाई तक पहुंच गया। 2016 में बेजोस ने चुनिंदा पत्रकारों को अपनी सुविधा का दौरा करने, भ्रमण करने और तस्वीरें लेने की अनुमति दी। उन्होंने व्यापार संबंधी प्रदूषण से जुड़ी नकारात्मक लागतों को कम करने के लिए अंतरिक्ष ऊर्जा और औद्योगिक विनिर्माण को बढ़ाने का बार-बार आह्वान किया है। दिसंबर 2017 में न्यू शेपर्ड ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और डमी यात्रियों को उतारा। अपनी मानव अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की तारीख को 2018 के अंत में संशोधित और आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए ब्लू ओरिजिन ने परीक्षण और संचालन के सभी चरणों का समर्थन करने के लिए 6 वाहनों का निर्माण किया। गैरयात्री परीक्षण उड़ानें, परीक्षण यात्रियों वाली उड़ानें और वाणिज्यिक यात्री साप्ताहिक परिचालन। 2016 के बाद से बेजोस ने सौर मंडल का उपनिवेश बनाने की अपनी उम्मीदों के बारे में अधिक खुलकर बात की है और इस प्रयास का समर्थन करने के प्रयास में ब्लू ओरिजिन को भुनाने के लिए हर साल अमेज़न स्टॉक में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर बेच रहे हैं। मई 2018 में बेजोस ने कहा कि ब्लू ओरिजिन का प्राथमिक लक्ष्य मानव प्रजाति को बहुग्रहीय बनाकर पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना है। उन्होंने घोषणा की कि न्यू शेपर्ड नवंबर 2018 तक मनुष्यों को उपकक्षीय अंतरिक्ष में ले जाना शुरू कर देगा। जुलाई 2018 में यह घोषणा की गई थी कि बेजोस ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान टिकटों की कीमत प्रति व्यक्ति $2 लाख से $3 लाख तक रखी है। 20 जुलाई 2021 को उन्होंने अपने सौतेले भाई मार्क बेजोस, वैली फंक और ओलिवर डेमन के साथ NS-16 मिशन पर लॉन्च किया। उन्होंने रिचर्ड ब्रैंसन द्वारा वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन को लॉन्च करने के 9 दिन बाद लॉन्च किया। बेजोस की उपकक्षीय उड़ान 10 मिनट से अधिक समय तक चली, जो 66.5 मील 107.0 किलोमीटर की चरम ऊंचाई तक पहुंची। द वॉशिंगटन पोस्ट 5 अगस्त 2013 को बेजोस ने अपने मित्र डॉन ग्राहम के सुझाव पर $250 मिलियन नकद में द वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदने की घोषणा की।
बिक्री को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करने के लिए सीमित देयता कंपनी नैश होल्डिंग्स की स्थापना की, जिसके माध्यम से वे अखबार के मालिक होंगे। 1 अक्टूबर 2013 को बिक्री बंद हो गई और नैश होल्डिंग्स ने नियंत्रण ले लिया। मार्च 2014 में बेजोस ने द वाशिंगटन पोस्ट में अपना पहला महत्वपूर्ण बदलाव किया और टेक्सास, हवाई और मिनेसोटा में कई अमेरिकी स्थानीय समाचार पत्रों के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेवॉल हटा दिया। जनवरी 2016 में बेजोस ने अपने डिजिटल मीडिया, मोबाइल प्लेटफॉर्म और एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का पुनर्निर्माण करके अखबार को एक मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में फिर से स्थापित करने की योजना बनाई। 2016 में ऑनलाइन पाठकों की संख्या में वृद्धि के बाद 2013 में बेजोस द्वारा खरीदारी करने के बाद पहली बार अखबार लाभदायक हुआ। बेजोस एक्सपीडिशंस बेजोस अभियान। बेजोस अपने उद्यम पूंजी वाहन बेजोस एक्सपीडिशन के माध्यम से व्यक्तिगत निवेश करते हैं। वह गूगल के पहले शेयरधारकों में से एक थे जब उन्होंने 1998 में $250,000 का निवेश किया था। उस $250,000 के निवेश के परिणामस्वरूप 2017 में गूगल स्टॉक के 3.3 मिलियन शेयर मिले, जिनकी कीमत लगभग $3.1 बिलियन थी। उन्होंने यूनिटी में भी निवेश किया, बायोटेक्नोलॉजी, एक जीवन विस्तार अनुसंधान फर्म जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने या रोकने की उम्मीद कर रही है। बेजोस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शामिल हैं, जिसमें यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी, ग्रेल, जूनो थेरेप्यूटिक्स और ज़ोकडॉक में निवेश शामिल है। जनवरी 2018 में एक नई अनाम स्वास्थ्य सेवा कंपनी में बेजोस की भूमिका के संबंध में एक घोषणा की गई थी। यह उद्यम, जिसे बाद में हेवन नाम दिया गया, अमेज़न, जेपी मॉर्गन और बर्कशायर हैथवे के बीच साझेदारी होने की उम्मीद है। बेजोस प्रत्यक्ष दान और बेजोस एक्सपीडिशन द्वारा वित्त पोषित गैरलाभकारी परियोजनाओं के माध्यम से परोपकारी प्रयासों का भी समर्थन करते हैं। बेजोस ने कई परोपकारी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए बेजोस एक्सपीडिशन का उपयोग किया, जिसमें सिएटल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड इंडस्ट्री में एक इनोवेशन सेंटर और प्रिंसटन न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट में बेजोस सेंटर फॉर न्यूरल सर्किट डायनामिक्स शामिल हैं। 2013 में बेजोस एक्सपीडिशन ने अटलांटिक महासागर के तल से 2 सैटर्न वी प्रथम चरण रॉकेटडाइन F1 इंजन की पुनर्प्राप्ति के लिए वित्त पोषण किया। उन्हें जुलाई 1969 से अपोलो 11 मिशन के S1C चरण से संबंधित के रूप में सकारात्मक रूप से पहचाना गया था। इंजन वर्तमान में सिएटल म्यूजियम ऑफ फ्लाइट में प्रदर्शित हैं। अल्टोस लैब्स। सितंबर 2021 में बेजोस ने मेल.ru के संस्थापक यूरी मिलनर के साथ अल्टोस लैब्स की सहस्थापना की। अल्टोस लैब्स एक अच्छी तरह से वित्त पोषित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दीर्घायु चिकित्सीय विकसित करने के लिए सेलुलर रिप्रोग्रामिंग का उपयोग करने के लिए समर्पित है। कंपनी ने जुआन कार्लोस इस्पिसुआ बेलमोंटे रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से कायाकल्प पर काम के लिए जाने जाते हैं, स्टीव होरबाथ एपिजेनेटिक एजिंग घड़ियों में काम के लिए जाने जाते हैं, और शिन्या यामानाका सेलुलर रिप्रोग्रामिंग के नोबेल पुरस्कार विजेता आविष्कारक जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों को भर्ती किया है। स्तनधारी कोशिकाओं में कंपनी ने स्टील्थ मोड छोड़ दिया और 19 जनवरी 2022 को $3 बिलियन की शुरुआती पूंजी और हाल बैरन के नेतृत्व में एक कार्यकारी टीम के साथ लॉन्च किया। सार्वजनिक छवि पब्लिक इमेज। द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार नेली बाउल्स ने बेजोस के सार्वजनिक व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को एक शानदार लेकिन रहस्यमय और ठंडे दिमाग वाले कॉरपोरेट टाइटन के रूप में वर्णित किया है। 1990 के दशक के दौरान बेजोस ने अमेज़न को लगातार सार्वजनिक दान और सामाजिक कल्याण की कीमत पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की। पत्रकार मार्क ओकोनेल ने समग्र रूप से मानवता पर प्रभाव के संदर्भ में बेजोस के निरंतर ग्राहक फोकस को बहुत छोटा बताया। इस बात से टेक्नोलॉजिस्ट टिम ओरेली सहमत थे।
उनकी व्यावसायिक प्रथाओं ने उनकी अपनी और अमेज़न की संपत्ति के साथ विवेक और उदारता की सार्वजनिक छवि पेश की। 1999 में बेजोस की संपत्ति $10 बिलियन थी, फिर भी उन्होंने 1996 होंडा एकॉर्ड चलाया। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें मूर्ख या मूर्ख माना जाता था। कुछ लोगों ने बेजोस को अनावश्यक रूप से मात्रात्मक और डेटा संचालित के रूप में देखा। इस धारणा को एलन ड्यूशमैन ने विस्तार से बताया, जिन्होंने उन्हें सूचियों में बात करने और उनके द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय के लिए महत्व के क्रम में मानदंड गिनाने के रूप में वर्णित किया। उनके व्यक्तित्व के चुनिंदा लेखों ने विवाद और जनता का ध्यान खींचा है। विशेष रूप से पत्रकार ब्रैड स्टोन ने एक किताब लिखी है जिसमें बेजोस को एक मांगलिक बॉस के साथ साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बताया गया है और राय दी कि बेजोस शायद किसी और की तुलना में इंटरनेट पर सबसे बड़ा दांव लगाते हैं। बेजोस को एक कुख्यात अवसरवादी सीईओ के रूप में जाना जाता है जो बाधाओं और बाहरीताओं के प्रति बहुत कम चिंता के साथ काम करता है। 2010 की शुरुआत में बेजोस ने आक्रामक व्यावसायिक प्रथाओं के लिए अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की और उनकी सार्वजनिक छवि में बदलाव आना शुरू हो गया। बेजोस ने सिले हुए कपड़े पहनना शुरू किया, उन्होंने वजन प्रशिक्षण लिया, नियमित आहार लिया और स्वतंत्र रूप से अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। उनके शारीरिक परिवर्तन की तुलना अमेज़न के परिवर्तन से की गई है। उसे अक्सर कंपनी के उपनाम के रूप में जाना जाता है। उनकी शारीरिक बनावट ने लोगों में उनके बारे में व्यवसाय और लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रतीकात्मक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में धारणा को बढ़ा दिया, जिसमें उन्हें एक उद्यमशील पर्यवेक्षक के रूप में पेश किया गया है। 2017 से उन्हें सैटरडे नाइट लाइव में काइल मूनी और स्टीव कैरेल द्वारा चित्रित किया गया है, आमतौर पर एक अंडरकटिंग दबंग व्यक्ति के रूप में। बेहतर स्रोत की आवश्यकता। मई 2014 में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन परिसंघ ने बेजोस को दुनिया का सबसे खराब बॉस नाम दिया। इसके महासचिव शरण बुरो ने कहा, जेफ बेजोस उन नियोक्ताओं की अमानवीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उत्तरी अमेरिकी कॉरपोरेट मॉडल को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि 2019 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जिसने 2014 के बाद से लगातार 4 वर्षों तक बेजोस को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीईओ का दर्जा दिया था, अमेज़न के अपेक्षाकृत कम ESG पर्यावरण सामाजिक का हवाला देते हुए उन्हें शीर्ष 100 में भी स्थान नहीं दिया। और शासन स्कोर, जो कामकाजी परिस्थितियों और रोजगार नीतियों, डेटा सुरक्षा और अविश्वास मुद्दों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को दर्शाते हैं। 2010 के अंत में बेजोस ने गैर व्यापार संबंधी खर्चों पर पैसा खर्च करने में अनिच्छुक होने के कारण अपनी प्रतिष्ठा उलट दी। अन्य अरबपतियों की तुलना में उनके परोपकार की कमी के कारण 2016 से जनता की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। बेजोस को महत्वपूर्ण लेखों में किए गए दावों का सार्वजनिक रूप से विरोध करने के लिए जाना जाता है, जैसा कि 2015 में उदाहरण के तौर पर देखा गया था जब उन्होंने एक भेजा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख की निंदा करते हुए कर्मचारियों को ज्ञापन। लीडरशिप स्टाइल, नेतृत्व शैली। दिन 1 प्रबंधन दर्शन। दिन 1 शुरुआत। दिन 2 ठहरा। दिन 3 अप्रासंगिकता। दिन 4 कष्टदायी दर्दनाक गिरावट। दिन 5 मृत्यु। बेजोस ने अपनी विकास मानसिकता का वर्णन करने के लिए यह हमेशा पहला दिन होता है कहा है। बेजोस ने DE शो में काम करते समय और फिर अमेज़न के शुरुआती वर्षों के दौरान अवशोषणीकरण ढांचे का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस जीवन दर्शन का वर्णन करते हुए कहा, जब मैं 80 वर्ष का हो जाऊंगा तो क्या मुझे वॉल स्ट्रीट छोड़ने का पछतावा होगा? नहीं। क्या मुझे इंटरनेट की शुरुआत न होने का अफसोस होगा?
हाँ, अमेज़न में 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत के दौरान उन्हें कंपनी चलाने के सभी पहलुओं को मापने की कोशिश करने, अक्सर स्प्रेडशीट पर कर्मचारियों को सूचीबद्ध करने और डेटा पर कार्यकारी निर्णयों को आधार बनाने की कोशिश करने वाले के रूप में जाना जाता था। अमेज़न को आगे बढ़ाने के लिए बेजोस ने गेट बिग फास्ट मंत्र विकसित किया, जिससे कंपनी को बाजार में प्रभुत्व हासिल करने के लिए अपने परिचालन को बढ़ाने की आवश्यकता स्थापित हुई। उन्होंने अमेज़न के मुनाफे को लाभांश के रूप में शेयरधारकों के बीच आवंटित करने के बदले कंपनी में वापस लाने का समर्थन किया। बेजोस अधिक मानक कार्यजीवन संतुलन के बजाय कार्यजीवन सद्भाव शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संतुलन का अर्थ है कि आपके पास केवल एक ही हो सकता है और दूसरा नहीं। उनका मानना है कि काम और घरेलू जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सूचित और संतुलित करते हैं। पत्रकार वॉल्ट मॉसबर्ग ने इस विचार को बेजोस सिद्धांत करार दिया कि जो व्यक्ति आलोचना या समालोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे कुछ भी नया या दिलचस्प नहीं करना चाहिए। बेजोस सुबह की बैठकें निर्धारित नहीं करते हैं और 2 पिज्जा नियम लागू करते हैं। एक प्राथमिकता यह है कि बैठकें इतनी छोटी हों कि बोर्डरूम में सभी को 2 पिज्जा खिलाया जा सके। अमेज़न में नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते समय उन्होंने कहा कि वह 3 प्रश्नों पर विचार करते हैं। क्या वह उस व्यक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं? क्या वह व्यक्ति सामान्य मानक बढ़ा सकता है? और किन परिस्थितियों में वह व्यक्ति अनुकरणीय बन सकता है? 2018 में यह बताया गया कि वह अमेज़न निवेशकों से साल में सिर्फ 6 घंटे के लिए मिलते थे। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का उपयोग करने के बजाय बेजोस को उच्च स्तरीय कर्मचारियों को 6 पृष्ठ विवरणों के साथ जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 1998 से बेजोस ने अमेज़न शेयरधारकों के लिए एक वार्षिक पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें वह अक्सर 5 सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। ग्राहकों पर ध्यान दें, प्रतिस्पर्धियों पर नहीं, बाजार नेतृत्व के लिए जोखिम उठाएं, कर्मचारियों के मनोबल को सुगम बनाना, एक कंपनी संस्कृति का निर्माण करें और लोगों को सशक्त बनाएं। बेजोस ने ग्राहकों के लिए उन तक और कंपनी तक पहुंचने के लिए एक आउटलेट के रूप में jff@amazon.com ईमेल पता बनाए रखा है। हालांकि वह ईमेल का जवाब नहीं देता है, लेकिन वह उनमें से कुछ को विषय पंक्ति में प्रश्न चिन्ह के साथ अधिकारियों को भेज देता है, जो फिर मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। बेजोस ने अपनी नेतृत्व शैली पर प्रमुख प्रभावों के रूप में न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स के जेफ इम्मेल्ट, बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट, जेपी मॉर्गन चेस के जेमी डिमन और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बॉब इगर का हवाला दिया है। रिकॉग्निशन मान्यता। 1999 में बेजोस को अपना पहला बड़ा पुरस्कार मिला जब टाइम ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। 2008 में उन्हें यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक के रूप में चुना गया था। बेजोस को 2008 में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 2011 में द इकोनॉमिस्ट ने बेजोस और ग्रेग ज़हर को अमेज़न किंडल के लिए इनोवेशन अवार्ड दिया। 2012 में बेजोस को फॉर्च्यून द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 6. वह बिल्डरबर्ग समूह के भी सदस्य हैं और उन्होंने 2011 में सेंट मोरिट्स, स्विट्जरलैंड में बिल्डरबर्ग सम्मेलन में भाग लिया था और 2013 में वाटफोर्ड, हर्टफोर्डशायर, इंग्लैंड में सम्मेलन में भाग लिया था। वह 2011 और 2012 के लिए बिजनेस काउंसिल की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। 2014 से 2018 उन्हें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीईओ का दर्जा दिया गया था। 8. उन्हें लगातार 3 वर्षों तक फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महान नेताओं की सूची में शामिल किया गया। 2015 में सूची में शीर्ष पर रहे। 9. सितंबर 2016 में
बेजोस को अंतरिक्ष व्यावसायीकरण में प्रगति के लिए हेनलेन पुरस्कार जीतने के लिए $2,50,000 का पुरस्कार मिला। 10 जिसे उन्होंने अंतरिक्ष की खोज और विकास के लिए छात्रों को दान कर दिया। 11 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। फरवरी 2018 में बेजोस को अंतरिक्ष अन्वेषण, स्वायत्त प्रणालियों में नेतृत्व और नवाचार और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक वाणिज्यिक मार्ग के निर्माण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए चुना गया था। 12 मार्च 2018 में एक्सप्लोरर्स क्लब के वार्षिक रात्रिभोज में उन्हें ब्लू ओरिजिन के साथ उनके काम के लिए बज़ एल्ड्रिन स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 13 उन्हें बिजनेस इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जर्मनी का 2018 एक्सेल स्प्रिंगर अवार्ड मिला। 14 टाइम पत्रिका ने 2008 और 2018 के बीच 5 अलग अलग मौकों पर उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 15 2019 में बेजोस को लिविंग लीजेंड्स ऑफ एविएशन में शामिल किया गया। जेफ बेजोस फ्रीडम विंज अवार्ड और केन रिक्की लाइफटाइम एविएशन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 16 फरवरी 2023 में बेजोस को सर्वोच्च फ्रांसीसी योग्यता क्रम लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया। बेजोस को लगभग 10 साल पहले लीजियन डी नूर का सदस्य नामित किया गया था, लेकिन वह इसे लेने के लिए उपलब्ध नहीं थे। वेल्थ संपत्ति। बेजोस पहली बार 1997 में अमेज़न की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के माध्यम से $54 मिलियन जुटाने के बाद करोड़पति बने। उन्हें पहली बार फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपतियों की सूची में 1999 में 10.1 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ शामिल किया गया था, जिसने उन्हें दुनिया में 19वें और संयुक्त राज्य अमेरिका में 10वें स्थान पर रखा। एक साल बाद उनकी कुल संपत्ति 40.5% की गिरावट के साथ घटकर $6.1 अरब हो गई। 188 अगले वर्ष उनकी संपत्ति और भी कम हो गई, 66.6% गिरकर $2.0 बिलियन हो गई। अगले वर्ष उन्हें $500 मिलियन का नुकसान हुआ, जिससे उनकी कुल संपत्ति घटकर $1.5 बिलियन रह गई। अगले वर्ष उनकी कुल संपत्ति 66.66% बढ़कर $2.5 अरब हो गई। 2005 से 2007 तक उनकी कुल संपत्ति चौगुनी होकर $8.7 अरब हो गई। वित्तीय संकट और उसके बाद आर्थिक मंदी के बाद उनकी कुल संपत्ति घटकर $6.8 बिलियन हो जाएगी, 17.7% की गिरावट। 2010 में उनकी संपत्ति 85.2% बढ़ गई, जिससे उनके पास $12.6 अरब रह गए। इस प्रतिशत वृद्धि ने उन्हें 68वें से रैंकिंग में 43वें स्थान पर पहुंचा दिया। यह अफवाह फैलने के बाद कि अमेज़न एक स्मार्टफोन विकसित कर रहा है, 2014 में बेजोस की कुल संपत्ति बढ़कर $30.5 बिलियन हो गई। एक साल बाद वह शीर्ष 10 में शामिल हो गए, जब उनकी कुल संपत्ति बढ़कर $50.3 बिलियन हो गई। बाजार बंद होने से कुछ घंटे पहले बेजोस बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति। उन्होंने एक घंटे में $7 अरब कमाए। मार्च 2016 में जब फोर्ब्स सूची की गणना की गई, तब तक उनकी कुल संपत्ति $45.2 बिलियन दर्ज की गई थी। 199। हालांकि कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2016 में उनकी संपत्ति $16.2 अरब बढ़कर $66.5 अरब हो गई, जिससे अनौपचारिक रूप से वह वॉरेन बफेट के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अमेज़न के शेयर मूल्य में छिटपुट उछाल के बाद जुलाई 2017 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक बिल गेट्स को कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के पद से हटा दिया। अमेज़न के शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव के बाद बेजोस अक्टूबर 2017 के पूरे महीने में छिटपुट रूप से गेट्स से आगे निकलते रहेंगे।
अमेज़न के शेयर की कीमत 2.5% से अधिक बढ़ने के बाद 24 नवंबर 2017 को उनकी कुल संपत्ति पहली बार $100 बिलियन से अधिक हो गई। जब 2017 की सूची जारी की गई तो बेजोस की कुल संपत्ति 72.8 बिलियन दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष से 27.6 बिलियन जुड़ गई थी। 2016 से 2017 तक उनकी संपत्ति की तीव्र वृद्धि ने कई तरह के आकलन को जन्म दिया कि बेजोस ने नियंत्रित कम समय के पैमाने पर कितना पैसा कमाया। 10 अक्टूबर 2017 को उन्होंने 5 मिनट में अनुमानित 6.24 बिलियन की कमाई की, जो किर्गिस्तान के तत्कालीन वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद से थोड़ा कम है। 6 मार्च 2018 को बेजोस को 112 बिलियन की पंजीकृत कुल संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति नामित किया गया था। उन्होंने बिल गेट्स 90 बिलियन को पछाड़ दिया, जो वॉरेन बफेट 84 बिलियन से 6 बिलियन आगे थे, तीसरे स्थान पर थे। उन्हें पहला पंजीकृत सेंटी अरबपति मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं माना जाता है। 2017 से 18 में उनकी संपत्ति 2.7 मिलियन अमेरिकियों के बराबर हो गई। जनवरी 2017 से जनवरी 2018 तक बेजोस की कुल संपत्ति में 33.6 बिलियन की वृद्धि हुई। इस वृद्धि ने दुनिया भर के 96 से अधिक देशों के आर्थिक विकास जीडीपी के संदर्भ में को पीछे छोड़ दिया। 9 मार्च के दौरान बेजोस ने हर 60 सेकंड में $230,000 कमाए। द मोटली फूल ने अनुमान लगाया कि यदि बेजोस ने 1997 में अपनी मूल सार्वजनिक पेशकश से अपना कोई भी शेयर नहीं बेचा होता तो 2018 में उनकी कुल संपत्ति 181 बिलियन डॉलर होती। वाट्ज के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 150 बिलियन डॉलर है। जुलाई 2018 नाइजीरिया, हंगरी, मिस्र, लक्जमबर्ग और ईरान के पूरे शेयर बाजारों को खरीदने के लिए पर्याप्त था। क्वार्ट्ज की रिपोर्ट के बाद पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में अमेज़न श्रमिकों ने उनकी बढ़ती संपत्ति और चयनित अमेज़न श्रमिकों के मुआवजे, श्रम अधिकारों और संतोषजनक कामकाजी परिस्थितियों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शनों और श्रमिक हड़तालों में भाग लिया। 17 जुलाई 2018 को उन्हें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, फॉर्च्यून मार्केट वॉच, द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा आधुनिक इतिहास का सबसे धनी व्यक्ति नामित किया गया था। और फोर्ब्स 2019 में पत्नी मैकेंजी बेजोस से तलाक के बाद बेजोस की संपत्ति कम हो गई। फोर्ब्स के अनुसार यदि वाशिंगटन राज्य का आम कानून बिना किसी पूर्व समझौते के उनके तलाक पर लागू होता तो बेजोस की संपत्ति उनकी पूर्व पत्नी के साथ समान रूप से विभाजित की जा सकती थी। हालांकि उन्हें अंततः बेजोस के अमेज़न शेयरों का 25% प्राप्त हुआ, जिसका मूल्य लगभग $36 बिलियन था, जिससे वह दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई। बेजोस ने द वाशिंगटन पोस्ट और ब्लू ओरिजिन में अपनी रुचि बरकरार रखी, साथ ही अपनी पूर्व पत्नी द्वारा प्राप्त शेयरों पर वोटिंग नियंत्रण भी बनाए रखा। जून 2019 में बेजोस ने मैनहट्टन में मेडिसन स्क्वायर पार्क के सामने 3 निकटवर्ती अपार्टमेंट खरीदे, जिसमें एक पेंटहाउस भी शामिल था, कुल मिलाकर $80 मिलियन में, जिससे यह 2019 में न्यूयॉर्क शहर के भीतर सबसे महंगी रियल एस्टेट खरीद में से एक बन गई। बेजोस 1999 में मैनहट्टन में 25 सेंट्रल पार्क वेस्ट में $7.65 मिलियन में आसपास के 3 अपार्टमेंट भी खरीदे थे। उन्होंने 2012 में $5.3 मिलियन में उस इमारत में चौथी इकाई खरीदी। फरवरी 2020 में बेजोस ने डेविड गेफेन से $165 मिलियन में वार्नर एस्टेट खरीदा, जो लॉस एंजल्स क्षेत्र में एक निवास के लिए भुगतान की गई एक रिकॉर्ड कीमत है। $150 मिलियन की पिछली रिकॉर्ड ऊंची कीमत लाचलान मर्डोक ने चार्टवेल मिशन के लिए चुकाई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान अमेज़न पर लॉकडाउन खरीदारी पर घरों की मांग में वृद्धि का हवाला देते हुए
यह बताया गया कि बेजोस का भाग्य $24 बिलियन बढ़ गया था। उन्होंने फरवरी 2022 में अपनी आवासीय संपत्ति का और विस्तार किया। फ्लैटिरॉन पड़ोस में मेडिसन स्क्वायर पार्क के सामने स्थित 24 मंजिला बुटीक कॉन्डोमिनियम में $16.13 मिलियन का अपार्टमेंट खरीदा, जहां वह पहले से ही शीर्ष पर सभी इकाइयों के मालिक हैं। मंजिलों, बेजोस Y721 के मालिक हैं, एक लग्जरी सुपर याट जिसकी अनुमानित कीमत $500,000,000 से अधिक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नौका है। क्रिटिसिज्म, आलोचना। बेजोस को अमेज़न में प्रतिकूल माहौल बनाने के साथ साथ अपने कर्मचारियों का अपमान करने और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए जाना जाता है। जैसा कि पत्रकार ब्रैड स्टोन ने अपनी पुस्तक दी एवरीथिंग स्टोर में खुलासा किया है, बेजोस ने अपने कर्मचारियों को "मुझे क्षमा करें, क्या मैंने आज अपनी बेवकूफ़ी भरी गोलियां ली, क्या आप आलसी हैं या सिर्फ अक्षम हैं, और क्यों हैं" जैसी टिप्पणियां जारी की। "तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो"। इसके अतिरिक्त बेजोस ने कथित तौर पर अमेज़न टीमों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और एक बार अमेज़न कर्मचारियों को कार्यालय छोड़ने से हतोत्साहित करने के लिए सिटी बस पास देने से इनकार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के स्वामित्व के अपने शुरुआती वर्षों के दौरान बेजोस पर अखबार के साथ हितों के संभावित टकराव का आरोप लगाया गया था। बेजोस और अखबार के संपादकीय बोर्ड ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि उन्होंने अखबार की सामग्री को गलत तरीके से नियंत्रित किया है और बेजोस अखबार की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। वाशिंगटन पोस्ट में कर्मचारियों के साथ बेजोस के व्यवहार की भी जांच की गई है। 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के 400 से अधिक कर्मचारियों ने बेजोस को एक खुला पत्र लिखकर उनके कर्मचारियों के लिए उनके खराब वेतन और लाभों की आलोचना की। पत्र में उचित वेतन, सेवानिवृत्ति के लिए उचित लाभ, पारिवारिक अवकाश और स्वास्थ्य देखभाल और उचित मात्रा में नौकरी सुरक्षा की मांग की गई। बेजोस की कर्मचारियों की छंटनी की योजना के जवाब में द वाशिंगटन पोस्ट के लगभग 750 कर्मचारी दिसंबर 2023 में एक संक्षिप्त हड़ताल पर चले गए। पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन। 1992 में जब बेजोस मैनहट्टन में डी शॉ के लिए काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात उपन्यासकार मैकेंजी टटल से हुई, जो फर्म में एक शोध सहयोगी थे। इस जोड़े ने एक साल बाद शादी कर ली। 1994 में वे देश भर में सिएटल, वाशिंगटन चले गए, जहां बेजोस ने अमेज़न की स्थापना की। बेजोस और उनकी अब पूर्व पत्नी मैकेंजी 4 बच्चों के माता-पिता हैं, चीन से गोद लिए गए 3 बेटे और 1 बेटी। मार्च 2003 में बेजोस एक हेलीकॉप्टर में यात्री थे जो ब्लू ओरिजिन के लिए भूमि खरीदने के लिए भूमि का सर्वेक्षण करते समय पश्चिम टेक्सास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में अन्य 3 लोग पायलट चार्ल्स चीटर बेला, अमेज़न वकील एलिजाबेथ कोरेल और स्थानीय पशुपालक टाय हॉलैंड थे। सभी जीवित बचे। बेजोस को केवल मामूली चोटें आईं और उन्हें उसी दिन स्थानीय अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बेजोस ने 2016 की फिल्म स्टार ट्रेक बियॉन्ड में एक स्टारफ्लीट अधिकारी की भूमिका निभाई और सैन डिएगो कॉमिक कॉन स्क्रीनिंग में कलाकारों और चालक दल में शामिल हुए। उन्होंने एलेक्सा की भूमिका और भाषण पहचान में अपनी व्यक्तिगत व्यावसायिक रुचि के लिए पैरामाउंट की पैरवी की थी। उनकी एक पंक्ति में संकट में फंसे एक एलियन के प्रति प्रतिक्रिया शामिल थी, सामान्य रूप से बोलें। 2011 में अपने तकनीकी सलाहकार ग्रेग हार्ट के साथ एलेक्सा बनने वाली परियोजना की प्रारंभिक चर्चा में बेजोस ने उन्हें बताया कि लक्ष्य स्टार ट्रेक कंप्यूटर बनाना था। बेजोस के पारिवारिक निगम ज़ेफ़राम एलएलसी का नाम स्टार ट्रेक के एक पात्र ज़ेफ़राम कोचरन के नाम पर रखा गया है। जनवरी 2019 में बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें पता चला कि वे 25 साल साथ रहने के बाद तलाक ले लेंगे।
इसके बाद नेशनल इंक्वायरर ने खुलासा किया कि बेजोस का मीडिया हस्ती लॉरेन सांचेज के साथ अफेयर था। सांचेज के साथ मामला महीनों तक चला था। बाद में बेजोस ने 7 फरवरी 2019 को एक ऑनलाइन निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने अमेरिकन मीडिया इंक के मालिक डेविड पेकर पर बेजोस और वर्तमान प्रेमिका लॉरेन सांचेज की अंतरंग तस्वीरें प्रकाशित करने की धमकी देने के लिए जबरन वसूली और ब्लैकमेल का आरोप लगाया। यदि उन्होंने इस बात की जांच बंद नहीं की कि उनके टेक्स्ट संदेश और अन्य तस्वीरें नेशनल इंक्वायरर को कैसे लीक हुई। मीडिया रिपोर्टों में सांचेज के भाई माइकल पर नेशनल इंक्वायरर द्वारा प्राप्त तस्वीरों का स्रोत होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि बेजोस ने अनुमान लगाया है कि यह सऊदी अरब सरकार हो सकती है। 4 अप्रैल 2019 को तलाक को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें बेजोस ने जोड़े के अमेज़न स्टॉक का 75% हिस्सा अपने पास रखा और मैकेंजी को अमेज़न स्टॉक में शेष 25% $35.6 बिलियन मिला। हालांकि बेजोस जोड़े के सभी वोटिंग अधिकार अपने पास रखेंगे। 22 मई 2023 को सांचेज और बेजोस की सगाई हो गई। वह एक्सप्लोरर्स क्लब के मानद अध्यक्ष हैं। पॉलिटिक्स राजनीति। सार्वजनिक अभियान वित्त रिकॉर्ड के अनुसार बेजोस ने वाशिंगटन के 2 डेमोक्रेटिक अमेरिकी सीनेटर पैटी मरे और मारिया केंटवेल के चुनावी अभियानों का समर्थन किया। उन्होंने डेमोक्रेट अमेरिकी प्रतिनिधि जॉन कॉनियर्स के साथ साथ इंटरनेट से संबंधित मुद्दों से निपटने वाली समितियों में सेवारत अमेरिकी सीनेटर पैट्रिक लीही और रिपब्लिकन स्पेंसर अब्राहम का भी समर्थन किया है। जेफ बेजोस और मैकेंजी बेजोस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का समर्थन किया है और 2012 में वाशिंगटन यूनाइटेड फॉर मैरिज को $2.5 मिलियन का योगदान दिया। एक समूह जो वाशिंगटन रेफरेंडम 74 पर हाँ वोट का समर्थन कर रहा था, जिसने समलिंगी विवाह कानून की पुष्टि की। राज्य में बेजोस ने 2010 में वाशिंगटन राज्य आयकर के खिलाफ शीर्ष कमाई करने वालों के लिए एक आंदोलन के लिए $1 लाख का दान दिया। 2012 में उन्होंने अमेज़न की राजनीतिक कार्रवाई समिति PAC को दान दिया, जिसने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को क्रमशः $56,000 और $74,500 दिए हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद बेजोस को डोनाल्ड ट्रंप के डिफेंस इनोवेशन एडवाइजरी बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो रक्षा विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक सलाहकार परिषद है। ट्रंप ने ट्विटर के माध्यम से बेजोस पर बार-बार हमला किया है। बेजोस पर कॉरपोरेट करों से बचने, अनुचित राजनीतिक प्रभाव हासिल करने और फर्जी समाचार फैलाकर अपने राष्ट्रपति पद को कमजोर करने का आरोप लगाया है। 2014 में अमेज़न ने CIA के साथ $600 मिलियन मूल्य के क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध के लिए बोली जीती। 2018 $10 बिलियन का अनुबंध, जिसे संयुक्त उद्यम रक्षा अवसंरचना JDI परियोजना के रूप में जाना जाता है, इस बार पेंटागन के साथ कथित तौर पर अमेज़न के पक्ष में लिखा गया था। इस पर विवाद तब खड़ा हुआ जब जनरल जेम्स मैटिस ने बेजोस के मुख्यालय दौरे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सैली डोनेली, एक पैरवीकार जो पहले अमेज़न के लिए काम करती थी, के माध्यम से सौदे का समन्वय किया। नवंबर 2019 में जब इसके बदले माइक्रोसॉफ्ट को अनुबंध दिया गया, तो अमेज़न ने यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि बोली प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण थी। 6 जुलाई 2021 को पेंटागन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ JDI अनुबंध को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बढ़ती आवश्यकताओं, बढ़ी हुई क्लाउड बातचीत और उद्योग की प्रगति के कारण JDI क्लाउड अनुबंध अब इसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। अप्रवासियों के प्रति खुली सीमा नीति के लिए बेजोस के समर्थन के बावजूद अमेज़न ने अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE के लिए चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का सक्रिय रूप से विपणन किया है। 2019 में
बेजोस से जुड़ी एक राजनीतिक कार्रवाई समिति ने सिएटल नगर परिषद सदस्य और कार्यकर्ता क्षमा सावंत की पुनर्निर्वाचन बोली को हराने के असफल प्रयास में $1 मिलियन से अधिक खर्च किए। 22 नवंबर 2021 को जेफ बेजोस ने उभरते नेताओं तक पहुंचने वाले प्रोग्रामिंग के दायरे का विस्तार करने में मदद करने के लिए ओबामा फाउंडेशन को $100 मिलियन का दान दिया और ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर के प्लाजा का नाम जॉन लुइस के नाम पर रखने का अनुरोध किया। सऊदी हैकिंग का दावा, सऊदी हैकिंग क्लेम। मार्च 2018 में बेजोस ने सऊदी विजन 2030 के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए सिएटल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और वास्तविक शासक मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मार्च 2019 में बेजोस के सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी सरकार पर बेजोस का फोन हैक करने का आरोप लगाया। बीबीसी के अनुसार बेजोस के शीर्ष सुरक्षा कर्मचारी गेविन डी बेकर ने हैक को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में सऊदी लेखक जमाल खशोगी की हत्या के वाशिंगटन पोस्ट के कवरेज से जोड़ा। सऊदी पत्रकार और असंतुष्ट खशोगी बेजोस के स्वामित्व वाले वाशिंगटन पोस्ट में एक लेखक के रूप में कार्यरत थे। सऊदी सरकार और उसके नेता के खिलाफ आलोचनात्मक रुख और पत्रकारिता के लिए खशोगी की 2018 के अंत में तुर्की के सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी। जनवरी 2020 में द गार्जियन ने बताया कि हैक की शुरुआत हत्या से पहले की गई थी, लेकिन खशोगी द्वारा वाशिंगटन पोस्ट में क्राउन प्रिंस के बारे में आलोचनात्मक रूप से लिखने के बाद सलाहकार फर्म FTI कंसल्टिंग द्वारा बेजोस के मोबाइल फोन के फोरेंसिक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि यह अत्यधिक संभावना है कि 1 मई को क्राउन प्रिंस के व्यक्तिगत खाते से बेजोस को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में छिपे वीडियो में छिपी एक दुर्भावनापूर्ण फाइल का उपयोग करके हैक किया गया था। 2018 सऊदी अरब ने दावे का खंडन किया है। फिलैंथ्रोपी। बेजोस ने 2009 और 2017 के बीच कई बार फ्रेड हचिंसन कैंसर रिसर्च सेंटर को दान दिया। 2013 में उन्होंने वर्ल्डर को $5 लाख देने का वादा किया, जो अमेज़न के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है। सितंबर 2018 में बिजनेस इनसाइडर ने बताया कि बेजोस दुनिया के शीर्ष 5 अरबपतियों में से एकमात्र थे जिन्होंने गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट द्वारा बनाई गई एक पहल है जो अमीर लोगों को अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी महीने फाउंडेशन सेंटर में पारदर्शिता पहल के निदेशक जेनेट कैमरेना को CNBC द्वारा उद्धृत किया गया था, जिसमें उन्होंने बेजोस के नए डे एक फंड के बारे में सवाल पूछे थे, जिसमें फंड की संरचना और वास्तव में इसे कैसे वित्त पोषित किया जाएगा। मई 2017 में बेजोस ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए रिपोर्टर्स कमेटी को $1 मिलियन दिए, जो अमेरिकी पत्रकारों के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। 15 जून 2017 को उन्होंने ट्विटर पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उन्होंने परोपकार के लिए विचार मांगे। मैं एक परोपकार रणनीति के बारे में सोच रहा हूं जो कि मेरे ज्यादातर समय बिताने के तरीके के विपरीत है, लंबी अवधि के लिए काम करना। पोस्ट के समय धर्मार्थ कार्यों पर बेजोस का जीवनकाल खर्च $100 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। कई राय स्तंभकारों ने जवाब देते हुए बेजोस से अमेज़न गोदाम श्रमिकों को उच्च वेतन देने के लिए कहा। 1 साल बाद जून में उन्होंने ट्वीट किया कि वह 2018 की गर्मियों के अंत तक 2 परोपकारी संस्थाओं की घोषणा करेंगे। बेजोस ने सितंबर 2018 में घोषणा की कि वह अमेरिकी से निपटने के लिए एक फंड में लगभग $2 बिलियन देंगे, बेघर होना और कम आय वाले समुदायों के लिए गैर लाभकारी प्रीस्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित करना। इस घोषणा के हिस्से के रूप में उन्होंने बेघर परिवारों के लिए रात्रि आश्रय और डे केयर सेंटर और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए डे 1 अकादमी फंड के वित्त पोषण के लिए डे 1 फैमिली फंड की स्थापना करने की प्रतिबद्धता जताई। जनवरी 2018 में
बेजोस ने द ड्रीम .यूएस को $33 मिलियन का दान दिया, जो नाबालिगों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाए गए गैर दस्तावेज अप्रवासियों के लिए एक कॉलेज छात्रवृत्ति निधि है। बेहतर स्रोत की आवश्यकता। जून 2018 में बेजोस ने ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स को दान दिया, जो बिल गेट्स द्वारा स्थापित एक निजी परोपकारी कोष है जिसका उद्देश्य उत्सर्जन मुक्त ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सितंबर 2018 में बेजोस ने विद ऑनर को $10 मिलियन का दान दिया, जो एक गैर पक्षपातपूर्ण संगठन है जो राजनीतिक कार्यालय में दिग्गजों की संख्या बढ़ाने के लिए काम करता है। फरवरी 2020 में बेजोस ने बेजोस अर्थ फंड के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $10 बिलियन देने का वादा किया। उस वर्ष के अंत में नवंबर में बेजोस ने स्थापित प्रसिद्ध समूहों को $791 मिलियन का दान देने की घोषणा की, जिसमें से प्रत्येक को $100 मिलियन पर्यावरण रक्षा कोष, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद, द नेचर कंजर्वेंसी विश्व को दिए गए, संसाधन संस्थान और विश्व वन्यजीव कोष, और शेष 11 अन्य समूहों को जा रहा है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में बेजोस ने फीडिंग अमेरिका के माध्यम से खाद्य बैंकों को $100 मिलियन का दान दिया। नवंबर 2021 में बेजोस ने 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में खाद्य प्रणालियों के पुनर्गठन और प्रकृति संरक्षण के लिए $2 बिलियन दान करने का वादा किया। बेजोस अकादमी कम आय वाले परिवारों के छात्रों के लिए ट्यूशन मुक्त प्रीस्कूलों का एक समूह है, जिसे बेजोस द्वारा बनाया गया था और जो मोंटेसरी पद्धति के समान तरीके से संचालित होता है। नवंबर 2022 में बेजोस ने गायिका डॉली पार्टन को दुनिया भर में बच्चों की साक्षरता में सुधार पर केंद्रित उनके चैरिटी कार्य के लिए $100 मिलियन का साहस और सभ्यता पुरस्कार प्रदान किया। 22 नवंबर 2022 को जेफ बेजोस ने बेघर परिवारों को स्थायी आवास में स्थानांतरित करने में लगे संगठनों को $123 मिलियन का पुरस्कार दिया। दिन एक परिवार निधि अनुदान, जिसकी राशि मौद्रिक संदर्भ में भिन्न होती है, देश भर के 40 संगठनों को भेजी जाएगी।